वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिवीजन चल रहा है और रिवीजन सीरीज के इसी क्रम में आज भारतीय इतिहास का अन्य टॉपिक देखेंगे। पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित तथ्य देखे थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उसके अलावा मौर्य साम्राज्य की नगर प्रशासन की व्यवस्था, न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन देखा था। आज इसके आगे देखेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था देखेंगे मौर्य साम्राज्य के समय की। गुप्तचर व्यवस्था का पहला तथ्य, संभवतः मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त किया गया था। अब कोई भी साम्राज्य होता है तो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर रखे जाते हैं, जैसे भारत में भी वर्तमान समय में आईबी और रॉ काम करते हैं। तो उसी प्रकार उस समय मौर्य साम्राज्य के समय भी प्रशासन को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य को, साम्राज्य की सुरक्षा रखने के लिए दुश्मनों से गुप्तचर कार्य करते थे। और इनकी जो व्यवस्था थी, सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त इन्हीं के काल में किया गया था, मौर्य काल में। राज्य को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से बचाने में गुप्तचरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना सेना को देते थे। गौरतलब है कि इस काल में स्त्रियां भी यह कार्य करती थीं, तो इस काल में गुप्तचर का काम स्त्रियां भी करती थीं। मौर्य काल में संस्था और संचरा नाम की दो गुप्तचर संस्थाएं थीं। इनका संबंध आप आज के वर्तमान समय में आईबी और रॉ से लगा सकते हैं। जैसे कि अभी भारत में आईबी काम करती है, जो कि भारत के भीतरी हिस्सों में काम करती है, और रॉ होती है, रॉ भारत के पड़ोसी हिस्सों में काम करती है। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उन हिस्सों में रॉ काम करती है और भारत के अंदर आईबी का काम रहता है। तो इसी प्रकार उस समय में संस्था और संचरा नाम की दो गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थी। तो ये गुप्तचर व्यवस्था रही मौर्य साम्राज्य की। इसके आगे देखेंगे राजस्व प्रशासन कैसा था। मौर्य में पर्ण नामक की मुद्रा का प्रचलन था। तो इस समय जो मुद्रा चलती थी, पर्ण चलती थी, जैसे वर्तमान में रुपया चलता है, उस समय पर्ण चलता था। कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत कृषि और अन्य भूमि कर से प्राप्त होने वाला राजस्व था। मौर्य काल में दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, ब्रज, सीता कृषि भूमि को कहते हैं, प्रणय, हिरनी, कुछ गांवों द्वारा इकट्ठे किए जाने वाला कर था। बर्तनी और पिंडकर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो ये मौर्य साम्राज्य के राजस्व के स्रोत बताए गए हैं। कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का 1/4 या छठा भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। तो 1/4 भाग लेते थे भू राजस्व का या फिर छठा भाग भूमि का। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी। ऐसे क्षेत्रों में 1/3 कर लगाया जाता था। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ सिंचाई की व्यवस्था देते थे और फिर 1/3 कर लिया जाता था। सामान्य रूप से 1/4 लिया जाता था। इसके बाद मौर्य काल में करों के क्या क्या प्रकार रहे और मौर्य काल में जो राजस्व था वह कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, राजस्व के स्रोत या फिर आय के स्रोत इनको कह देंगे। तो आइए वह देखेंगे। प्रणय क्या होता था, संकट के समय लोगों से वसूला जाने वाला टैक्स। जैसे कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, युद्ध की समस्या आ गई, तो फिर उस समय जब लोगों से वसूला जाएगा टैक्स, तो वो होता था प्रणय। बिष्टी, बंधुआ मजदूरी, उत्संग, राजा को दिया गया उपहार उत्संग होता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। हिरण्य नगद कर होता था। रज्जु भूमि माप के समय वसूल किया जाने वाला कर होता था। चोर रज्जु वॉचमैन कर होता था। विविध चराई कर होता था। कौष्ठक्य यह सरकारी जलाशयों के नीचे भूमि पर कर होता था। जो सरकारी जलाशय हैं उनके नीचे की जो भूमि है उस पर कर लगाया जाता था, उसको कहते थे कौष्ठक्य। वर्तनी आयात पर लगाया हुआ कर होता था। अतिवाहिका मार्गदर्शक कर होता था। जैसे कि आज के समय टोल टैक्स लिया जाता है, उस समय अतिवाहिका होता था। गुलमदेई सैनिक की फीस होती थी। आयात कर आयातित वस्तु के मूल्य का 1/5 राजस्व के रूप में लिया जाता था। और बाजार कर का जो आयातित वस्तुओं पर फिर से लगाया जाता था उसे द्वारदेय कहा जाता था। यह आयात कर 1/5 लिया गया था। मूशिका कर प्लेग के दौरान लगने वाला टैक्स होता था, मूशिका कर। तो ये प्रमुख कर थे, कर के प्रकार थे जो कि मौर्य काल में लगाए हुए थे। इसके बाद मौर्यकालीन आय के स्रोत देखेंगे। दुर्ग, नगरों से प्राप्त जो आय होती थी उसको दुर्ग कहते थे। जनपदों से प्राप्त आय को राष्ट्र कहते थे। फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय सेतु। ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय। सीता, राज की भूमि से प्राप्त आय। उदक भाग सिंचाई कर होता था और हिरण्य यह नगद राजस्व होता था। तो ये आय के नाम है जो कि मौर्यकालीन राजस्व के समय थे। इसके आगे देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे।
राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसले और सुवर्णगिरी थे। तो ये पहले भी पढ़ा था हमने कि 4 प्रांतीय केंद्रों में विभाजित किया गया था, सबकी राजधानियां भी थी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। तो इनका प्रशासन इस तरीके से था। कुछ 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और राजधानी इनकी पाटलिपुत्र रहती थी, और बाकी का इनका जो प्रशासन था वहाँ पर इन्होंने 4 इनके प्रांतीय केंद्र थे और उन जगह से सभी जगह से संचालन करते थे ये। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इनका काल रहा 321 से 297 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की मदद से की थी। तो चाणक्य इनके गुरु थे, कौटिल्य इनको कहते हैं। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो इनकी मदद से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र, पाली ब्रोथस जिसका नाम है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता आदि नामों से जाना जाता है। तो ये इनकी उपमाएं हैं जो इनको दी गई, भारत का मुक्तिदाता, ऐतिहासिक सम्राट। इसके आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराया था, इसलिए उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया। विलियम जोन्स ने पहचान की थी, इन्होंने उनको कहकर संबोधित किया था, सैंड्रोकोट्स। सेलिकस ने मैगस्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा और मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की और इनकी इसी पुस्तक में मौर्य काल की जानकारी भी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था। उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल था। तो यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर चले गए, जहाँ से उसने संलेखना लेकर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त किया। तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और संलेखना ले ली। संलेखना में क्या होता है कि आप अपने जीवन के अंतिम समय में भूखे रहकर अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो इसको संलेखना कहते हैं। और इन्होंने जैन धर्म में भद्रबाहु के साथ ही श्रवण बेलगोला चले गए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। इनके समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में जाना। इसके आगे देखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे और इनकी पत्नी दुर्धरा थी। जब ये पैदा हुए तो इनके मस्तक पर एक बिंदु का निशान था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ गया। बिंदुसार सिजेरियन तकनीक से पैदा होने वाला शासक था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट, शत्रु का संहारक नाम से संबोधित किया है, जबकि महाभाष्य में उसका उल्लेख अमित्र घाट यानी कि सत्यों का हत्यारा नाम से हुआ है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने शत्रु का संहारक कहा तो किसी ने शत्रुओं का हत्यारा कहा। इसके बाद बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की। यूनानी स्रोत उसके पश्चिम राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। स्ट्राबो के अनुसार एंटियोक्स, जो कि एक सीरियाई राजा था, ने डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। और इसी प्रकार प्लिनी ने भी उल्लेख किया है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस डियोनीसियस को राजदूत के तौर पर भारत भेजा था। दिव्यावदान में संभवतः उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्र अशोक का उल्लेख है, जिसने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया था। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। यह 500 सदस्य थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक कहलाता था और अशोक के समय इसका अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त था। दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। तो बिंदुसार के समय की प्रमुख घटनाएं हैं, उनके काल में क्या क्या परिस्थितियां रही वह सब जाना हमने। इसके आगे सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इनका काल 273 से 236 ईसा पूर्व रहा और मौर्य काल में सम्राट अशोक का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके समय की घटनाओं के बारे में परीक्षा में प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक तथ्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।